तो ये हो गया वैलिड। ठीक है, आगे है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब किसी को व्यापार करने से रोकना। According to Section 27 of the Indian Contract Act, every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। कि किसी पर्सन को अपने lawful profession करने से रोकना, कोई ट्रेड करने से रोकना, व्यापार करने से रोकना, बिजनेस करने से रोकना, वो क्या कहलाता है? void कहलाता है। The law decreases that an individual to be he of any religion, लॉ कहता है कि चाहे इंडिविजुअल है वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्शन का हो, शुड बी एट लिबर्टी टू वर्क फॉर हिमसेल्फ, अपने उसके पास लिबर्टी है कि वो अपने आप के लिए काम करे। एंड एनी एग्रीमेंट दैट डिप्राइव्स और अटेम्प्ट्स टू डिप्राइव अ पर्सन टू ऑफ अ फ्रूट ऑफ हिज लेबर, स्किल और टैलेंट इज वॉइड एग्रीमेंट। और कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी पर्सन को डिप्राइव करता है, रोकता है कि जो उसने काम किया है, उसकी स्किल्स हैं, उसके टैलेंट्स हैं, उसका उसको फ्रूट ना मिले, उसको फल ना मिले, तो वो वॉइड एग्रीमेंट। यानी कि किसी ने अगर लेबर किया है तो उसके रिटर्न में उसको वेजेस मिलेंगे, किसी की कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो वो उसको यूज़ करके अगर कुछ कमाना चाहता है तो वो कमाएगा। अगर कोई उसको रोकता है इस कमाने से तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है। एन इंडिविजुअल कैन एंगेज इन एनी ट्रेड ऑफ हिज चॉइस, एक इंडिविजुअल अपनी किसी भी चॉइस के व्यापार में व्यापार कर सकता है। एंड एन एग्रीमेंट that bars him to do that against goes against public policy and law of the land। मतलब कि अगर कोई इससे बाहर निकल के, मतलब कि कोई कहता है कि भाई हम किसी को काम नहीं करने, तो वो लॉ ऑफ लैंड के अंतर्गत नहीं आता है। एन इंडिविजुअल हैज़ द इनहेरेंट राइट टू यूज हिज लेबर और स्किल्स टू बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ एंड सोसाइटी एंड बैरिंग हिम टू डू सो इज अगेंस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ बोथ। एक इंडिविजुअल के पास प्रॉपर पूरा राइट है कि अगर उसमें कोई स्किल है तो वो उसको स्किल को यूज़ करके अपने लिए आजीविका कमा सकता है। अगर कोई पर्सन उसको ऐसा करने से रोक रहा है तो वो वर्ड है। ठीक है, The case of leather cloth versus Lawson testify that every man should be at liberty to engage himself in any trade, profession or business and use his resources and skill consistent with the good of the community। कि कोई भी पर्सन ट्रेड, प्रोफेशन, बिजनेस जो भी करना चाहता है वो कर सकता है अपने अकॉर्डिंग इंडिविजुअल, और कंसिस्टेंट विद द गुड ऑफ द कम्युनिटी के लिए गुड करे, एंड इज लाफुली एंटिटल्ड हो फ्रूट, और लाफुली उसको उसका फ्रूट भी मिलेगा, उसका फल भी मिलेगा, उसका आजीविका का सोर्स भी मिलेगा। एनी एग्रीमेंट दैट बार्स ए पर्सन टू डू, अगर कोई भी एग्रीमेंट इस एक पर्सन को अपनी स्किल्स को यूज़ करके उस काम ना करने से रोकता है तो वो वॉइड कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। हमने यहाँ बोला है कि व्यापार करने से नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसी है कि हम किसी को पर्सन को व्यापार करने से रोक सकते हैं। कैसे, कौन सी सिचुएशन होंगी वो? अब देखो एक्सेप्शंस। रिस्ट्रेनिंग द फ्रीडम ऑफ अ पर्टिकुलर एक्शन, कोई पर्टिकुलर एक्शन को करने से रोकना, मतलब उसकी फ्रीडम, पर्टिकुलर एक्शन करने को फ्रीडम ना मिलना। While Section 27 debars restraining the freedom of action in trading, it does not restrict a person to make an agreement। जब हमने ये पढ़ा कि Section 27 में ये लिखा हुआ है कि हम किसी पर्सन को ट्रेड करने से नहीं रोक सकते, बाइंड नहीं कर सकते। लेकिन such situation normally involve one or both parties to an agreement being bound to conditions such which restrain their freedom or action and the agreement is valid for। लेकिन कुछ एक ऐसी situations होती हैं कि हम किसी सामने वाले पर्सन को हम रोक सकते हैं उस काम करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट अपॉइंट्स अ सोल डिस्ट्रीब्यूटर और अ सोल एजेंट फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। जब एक मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, उसने अपॉइंट कर रखा है एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर को और एक सोल एजेंट को फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। एक पर्टिकुलर रीजन के लिए एक सोल ट्रेडर है, एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर है, सोल एजेंट उसने अपॉइंट कर रखा है। ही कैन नॉट बाय लॉ सेल द प्रोडक्ट टू एनी अदर पर्सन इन दैट रीजन। जब एक ही पर्सन उसने डिस्ट्रीब्यूटर और एक ही पर्सन उसने एजेंट रख रखा है तो उसके पास राइट नहीं है कि किसी और पर्सन को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट को दे। ठीक है, सो ही कैन नॉट बाय लॉ
लॉ सेल द प्रोडक्ट, और किसी को और सेल नहीं कर सकता प्रोडक्ट टू एनी अदर पर्सन इन दैट रीजन, तो उस रीजन के अंतर्गत किसी और पर्सन को वो क्या नहीं कर सकता, अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। विच इम्प्लाइज दैट द डिस्ट्रीब्यूटर और द एजेंट हैज़ अ लीगल राइट टू रिस्ट्रेन द मैन्युफैक्चर फ्रॉम ट्रेडिंग विद एनी पार्टी इन द रीजन, क्योंकि ये जो राइट है वो उस एजेंट को दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया गया है, उस एजेंट को दिया गया है। अगर उस डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को छोड़कर अगर किसी और को वो अपने प्रोडक्ट को सेल करता है तो वो उसके लिए एक तरह से एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब उसको उसके ऊपर बाधित लगेगा ये कि उसको किसी और से व्यापार करने पे रोका जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन हो गई। सेल ऑफ गुडविल, जब एक पर्सन ने मान लो किसी कंपनी ने बाटा बाटा कंपनी ने अपनी कंपनी किसी को बेच दी तो उसकी गुडविल भी गई उसके पास। तो अब जो बाटा कंपनी का पहले वाला ओनर था वो अपने प्रोडक्ट्स को बाटा के अंडर नहीं बेच सकता, मतलब बाटा का बोलकर, मतलब बाटा के ब्रांड का बोलकर नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गुडविल किसी और को ट्रांसफ़र कर दी है पैसे लेकर। ठीक है, ये आ गया। आगे है रिस्ट्रेन ऑन पार्टनर्स, पार्टनर्स पर रिस्ट्रेन, पार्टनर्स को बाधित करना, रोकना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स इन ए बिजनेस कैन एंटर इनटू एन एग्रीमेंट नॉट टू एंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी। एक पार्टनर बिजनेस के अंदर एंटर होंगे एक एग्रीमेंट के अंदर कि भाई इस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं होना, इस बिजनेस एक्टिविटी के अंदर एंगेज नहीं होना, अदर देन दैट ऑफ द फर्म, एक फर्म से अदर देन सच रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटी द पार्टनर इज डीम्ड टू बी वैलिड, इसको वैलिड माना जाएगा रिस्ट्रेन, क्योंकि देखिए जो वो काम कर रहे हैं और पार्टनर्स को बोला गया है कि भाई मतलब मान लो हम 4 पार्टनर्स ने मिलके एक बिजनेस करा। ठीक है, किस चीज़ का करा? मान लो शूज़ का बिजनेस करा। ठीक है, अब शूज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो, तो अब एक भी A B C D 4 पार्टनर है। अब डी कहता है कि यहाँ तो मैं कर ही रहा हूँ पार्टनरशिप में काम, अपना ना अलग भी कर लेता हूँ, यानी अपनी एक अलग से दुकान खोल लेता हूँ या फिर कुछ भी लगा लो ऑनलाइन कर लेता हूँ। तो वो मैं अपने जो शूज़ है ना वो अलग से मतलब बनवा लेता हूँ मैन्युफैक्चरर से, किसी और मैन्युफैक्चरर से अलग से भी कर लेता हूँ काम। नहीं तो वो नहीं कर सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्ट हैं वो, उन्होंने एक बिजनेस के अंदर यही सेम काम वो कर रहे हैं, तो वो अलग से वो पर्सन अपना इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता। तो ये रिस्ट्रेन होगा, हम पार्टनर को बाधित कर सकते हैं कि ये सेम व्यापार तो नहीं करता, हाँ कुछ और काम करना सो कर ले, लेकिन ये सेम काम, इसी सेम काम के अंदर वो काम बाहर इंडिविजुअल काम नहीं कर सकता। ठीक, क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत बाधित है। हाँ, ये देखो डिमांड टू वैलिड। अब आगे देखो सच रिस्ट्रेन ऑन द एक्टिविटी ऑफ पार्टनर्स डीम टू वैलिड माने जाएगी बिकॉज ऑफ इफ देयर इज अ नो रिस्ट्रेन द पार्टनर्स में नॉट टेक एंड मच इंटरेस्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब देखो इन केस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप सेपरेशन हो गया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36(2) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एन आउटगोइंग पार्टनर में एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर नॉट टू एंगेज in a business similar to that of the firm within a specified period or within specified local limits, but such periods or limits must be reasonable in the eyes of law। देखिए अगर कोई पार्टनर्स, अब देखो 4 पार्टनर थे, डी उसमें से जा रहा है। ठीक है, अब जा रहा है, आउटगोइंग पार्टनर हो गया वो, आउटगोइंग पार्टनर के साथ में ये डील हो सकती है कि भाई तू इतने टाइम तक के लिए, मान लो 6 महीने तक तू सेम बिजनेस में नहीं आ सकता, और कोई लिमिट्स होंगी, दायरे होंगे, मतलब कि इतनी सीमा तक, मतलब तू 60 किलोमीटर तक की रेंज में ये काम नहीं कर सकता सेम काम। ठीक है, लेकिन ये भी लॉ के अंतर्गत बाध्य होना चाहिए। लॉ एनफोर्स करता है कि हाँ भाई 6 महीने तक ये काम नहीं करना और इतनी रेंज तक में 60 किलोमीटर तक की दूरी में ये काम नहीं करना, तो वो सिर्फ बाधित हो सकता है। ठीक है, और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म हम डिसोल्यूट कर रहे हैं, वाउंड अप कर रहे हैं, तो अंडर सेक्शन 54 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अगर हम फर्म को बंद कर रहे हैं, द पार्टनर्स में अपॉन और द एंटीसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन फर्म मेक एन एग्रीमेंट दैट सम पार्टनर्स ऑफ ऑल ऑफ देम will not engage themselves in a business similar to that of the firm for a specified period or within specified local limit, but such periods or limits should be reasonable। तो वो चारों मिलकर, मान लो A B C D ने फर्म बनाई थी और वो अब डिसोल्यूट कर रहे हैं, फर्म को बंद कर रहे हैं, तो चारों एक एग्रीमेंट करेंगे कि भाई हम ये काम जो सेम काम जो बिजनेस का जो बंद करा है, हम ये ना काम इतने पीरियड के लिए नहीं करेंगे, इतने टाइम पीरियड 6 महीने तक ये सेम काम नहीं करेंगे, मान लो जो भी लिमिट्स होती हैं, और
इतने लोकल लिमिट, मतलब एक लोकल एरिया तक, लोकल लिमिट भी होगी कि भाई इतने एरिया तक ये काम नहीं किया जाएगा, 60 किलोमीटर तक की रेंज में ये काम नहीं किया जाएगा, जो भी है, ठीक है। इन केस ऑफ सेल ऑफ गुडविल, अगर गुडविल ही सेल कर दिए है आपने, any partner of the firms upon the sale of the firm's goodwill can make an agreement with the buyer that he, the partner, will not carry or any business similar to that of the firm or specified period or within specified local limit provided such restraints are within reason। अगर गुडविल ही सेल कर दी है, मान लो बाटा कंपनी में से, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जस्ट बाटा कंपनी है, ठीक है, उसके मान लो 4 पार्टनर थे, उन्होंने अपनी गुडविल ही बेच दी, यानी अपना ब्रांड ही उसको किसी को बेच दिया, हैंड ओवर कर दिया ओनर, किसी बायर को, ठीक है, बायर ने खरीद लिया। अब वो बायर के साथ में एग्रीमेंट करेंगे कि हम ये सिमिलर काम जी इतने टाइम पीरियड तक नहीं करेंगे, और ये सेम ब्रांड के अंतर्गत हम ये जो शूज़ है मान लो हम काम करते हैं आगे आने वाले टाइम में, स्पेसिफाइड जो लिमिट है उसके बाद, तो ये सेम अगर हम शूज़ बनाते भी हैं तो बाटा के अंडर नहीं आएंगे, मतलब बाटा का ब्रांड नहीं दिया जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि हमने गुडविल ही सेल कर दी है उसकी, और एक लोकल लिमिट तक वो टाइम पीरियड तक वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। इन ऑल सच दैट केसेस द लॉ परमिट्स द कोर्स टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट ओनली इफ द रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड आर रीजनेबल। अगर जो रेस्ट्रिक्शन होगी रीजनेबल होगी तभी वो कोर्ट उसको एग्रीमेंट को एनफोर्स करेगा। आगे है ट्रेड कम्बिनेशन। Agreement between traders in same line of the business to regulate the business or to fix prices are valid agreement। agreement ट्रेडर के बीच में इन सेम लाइन ऑफ बिजनेस, सेम लाइन ऑफ बिजनेस का कर रहा है, कोई शूज़ का ही काम कर रहे हैं सारे, टू रेगुलेट द बिजनेस, बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, और टू फिक्स प्राइसेस आर वैलिड एग्रीमेंट। तो जो रेगुलेट करते हैं तो फिक्स प्राइसेस रखते हैं, वैलिड एग्रीमेंट। तो रेगुलेशंस एज टू बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस इन मार्केट, लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडर, सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द डीलर्स एंड द मोड ऑफ डीलिंग आर लॉफुल। सब चीज़ें ये रेगुलेशंस है, सब चीज़ लॉफुल है, लॉफुल एग्रीमेंट्स इवन दो दे आर इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। और इवन जो एग्रीमेंट्स है वो दे आर रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मतलब कि ट्रेड को रोकती हैं। इफ इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ दौलत राम वर्सेस धर्मचंद दैट एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग द sale of goods below specific price, consolidating business gains at one place and distributing these gains in a specified ratio is not restricted। मतलब कि हम देखो अगर सेम बिजनेस टाइप का कर रहे हैं मार्केट के अंदर, जूतों की सपोज कर लो 5 दुकानें हैं, ठीक है, तो वो एक दूसरे के बिजनेस को कम्पिटेंट कर रही है, लेकिन एक स्पेसिफाइड, मान लो एक सेम टाइप का शूज़ है, ठीक है, एक स्पेसिफाइड प्राइस होगा, उससे नीचे वो इसको नहीं बेच सकता। क्यों? मतलब सपोज करो एक बंदा, इस सेम शूज़ है, एक बंदा बेच रहा है उसको 700 रुपये का, एक 600 रुपये का, अब चाहे उसको वो कॉस्ट पड़ रही है 200 रुपये की उसको, तो वो एक, लेकिन एक स्पेसिफाइड एक उन्होंने एक वो बनाया होगा कि प्राइस का, कि आप उसको 400 रुपये से नीचे नहीं बेच सकते, ठीक है, कि 400 रुपये तो प्राइस लेना ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे सेम टाइप ऑफ बिजनेस को। अगला है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन ए पर्सन एग्रीज टू वर्क फॉर अनदर पर्सन और अ फर्म for a salary, the employer has the right to use the skill or experience of such person to gain a profit। तो एक सर्विस के लिए मान लो किसी पर्सन ने अपॉइंट किया है, उसको सैलरी देगा वो उसको, ठीक है, एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर हैज़ अ राइट टू यूज़ द स्किल और एक्सपीरियंस ऑफ सच पर्सन टू गेन द प्रॉफिट। तो जिस पर्सन ने उसको अपॉइंट किया है, जो एम्प्लॉयर है, तो वो उसकी स्किल्स को और एक्सपीरियंस को यूज़ करेगा प्रॉफिट कमाने के लिए। समटाइम्स द सर्विस एग्रीमेंट ऑफ द एम्प्लॉय prevents him from accepting any other engagement during his employment। कुछ टाइम सर्विस एग्रीमेंट के अंदर एम्प्लॉय जो प्रिवेंट्स करता है, अपने आप को रोकता है फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी अदर एंगेजमेंट ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, कुछ कि वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान किसी और के अंतर्गत काम नहीं करेगा। द रिस्ट्रेंट इज़ वैलिड, जो रिस्ट्रेंट है वो वैलिड है, वो उसको रोकना वैलिड है। इन अदर वर्ड्स एन एम्प्लॉयर्स कैन लॉफुली रिस्ट्रेन हिज एम्प्लॉय। इन अदर वर्ड में कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉयर है जिसने इसको अपॉइंट किया है, वो लॉफुली किसी पर्सन अपने एम्प्लॉय को रिस्ट्रेन कर सकता है, रोक सकता है फ्रॉम एनी एक्टिविटी ऑफ एट एनी अदर प्लेस, कि भाई तू आज मेरे यहाँ काम कर रहा है तो मैं तेरे को रोकता हूँ कि मेरे यहाँ काम करते हुए तू किसी और पर्सन के यहाँ काम नहीं कर सकता। तो वो बाउंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअली बाउंड कर सकते हैं किसी पर्सन को काम करने से, ठीक है, सर्विस के अंतर्गत।
अब ये कर लिया हमने एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पूरा कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। किसी पर्सन को लीगल प्रोसीडिंग में